तो कहानी की शुरुआत दो फ्यूचर में होती है, जहां पर हम स्पेस के अंदर एक लेडी रिया को देखते हैं। रिया को एक भयानक नाइटमेयर आता है, जिस वजह से उसकी अचानक आंख खुलती है। अब आंख खुलने पर वो अपने आप को स्पेस स्टेशन पर पाती है। स्पेस स्टेशन की हालत काफी बिगड़ी हुई थी, साथ ही साथ हर जगह पर खून के धब्बे थे। ये देखकर रिया थोड़ी सी हैरान रह जाती है कि ये क्या हुआ। उसे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं था, ना ही अपना नाम, और आखिर ये सब हो क्या रहा था उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब इसी बीच बार बार हम बैकग्राउंड में स्पेस स्टेशन के अंदर सिस्टम रीसेट और कुछ वार्निंग मैसेजेस भी देख रहे होते हैं, और बहुत सारी चीजें हमको सुनाई दे रही थी। खैर अब वो आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसे कुछ लाशें मिलती हैं। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब हुआ कैसे, और ये इतनी सारी डेड बॉडीज आखिर थी किसकी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी की सारी डेड बॉडीज किसी और की नहीं बल्कि रिया के ही क्रू मेंबर्स की थी। लेकिन रिया को कुछ भी याद नहीं था, इवन उसे अपने बारे में भी कुछ याद नहीं आ रहा था। खैर अब यहाँ पर उसे खून के कुछ निशान दिखाई देते हैं, जिनको रिया फॉलो करने लगती है। जिसके बाद में रिया अपने स्पेस स्टेशन से बाहर निकलती है, और उनका स्पेस स्टेशन एक अनजान प्लेनेट के ऊपर था। रिया उस प्लेनेट को एक्सप्लोर करने लगती है, और उस प्लेनेट के ऊपर स्नोफॉल हो रही थी। साथ ही साथ उसे वहाँ पर अपने ही कुछ लोगों की डेड बॉडी भी मिलती है। खैर अब वो उस प्लेनेट को और एक्सप्लोर करती है, ताकि उसको कुछ पता चल सके कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन आगे जाकर उसे कुछ दूरी पर एक डार्क फिगर दिखाई देता है। ये डार्क फिगर एग्जैक्टली रिया की कॉपी लग रही थी। साथ ही साथ रिया जिन एक्शंस को कर रही होती है, ये डार्क फिगर भी वैसा ही कर रहा था। लेकिन कुछ ही देर के अंदर वो डार्क फिगर अचानक से वहाँ पर गायब हो जाता है, और रिया उसे आगे आकर देखने लगती है। लेकिन वहाँ पर आगे खाई थी, जिसमें वो गिरते गिरते बचती है। अब इसके बाद में वो आसमान में कुछ रोशनी को नोटिस करती है, जो कि एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा था। अब अचानक से रिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और वो जैसे तैसे स्पेस स्टेशन में आती है, और वहाँ आकर वो दरवाजा बंद कर देती है। इसी बीच रिया को कुछ विजन्स आते हैं, जो कि उसके क्रू मेंबर्स के थे। उसके क्रू के अंदर आदि, केविन, क्लार्क और डेविस थे, जो कि साथ में खाना खा रहे थे। इसी बीच वो लोग उस प्लेनेट के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर हमें उस प्लेनेट का नाम पता चलता है, जहाँ पर उनका स्पेस स्टेशन लैंड हो रखा था। उस प्लेनेट का नाम असल में KOI 442 था, और वो उस प्लेनेट पर एक मिशन के लिए आए थे, और वो लोग आपस में काफी खुश भी थे। लेकिन तभी रिया होश में आ जाती है, जहाँ पर उसे एक फर्स्ट एड किट मिलता है, जिसमें से वो एक पैच निकालकर अपनी गर्दन पर लगा लेती है, जिससे कि उसे थोड़ी शांति मिलती है। जिसके बाद जब रिया नहाने जाती है, तो नहाते वक्त वो इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, और उसकी मेमोरी लॉस कैसे हुई। और ये चीज उसके लिए दिक्कत बन गई थी, क्योंकि वो अनजान प्लेनेट के ऊपर थी। साथ ही साथ उसके साथी भी वहाँ पर जिंदा नहीं थे। खैर अब नहाने के बाद वो दोबारा से स्पेस स्टेशन को चेक करने लगती है, कि इसी बीच में उसे अपने क्रू मेंबर्स के विजन्स आते हैं। इसके बाद वो अपने साथी केविन के रूम में जाती है, जहाँ पर उसे एक किताब भी मिलती है, जिसके अंदर स्पेस शटल के सिस्टम के बारे में लिखा हुआ था। खैर वहाँ पर उसे अपना खुद को एक वीडियो भी मिलता है। और इसी बीच होता यह है कि स्पेस स्टेशन के एक्सटीरियर एयरलॉक के अंदर एक मूवमेंट यानी कि एक हरकत डिटेक्ट होती है, मतलब कि वहाँ पर कोई और भी मौजूद था। रिया हिम्मत करके आगे जाने लगती है, और वो एयरलॉक के पास आकर छिप गई थी। वहाँ पर कोई इंसान था, जिसने की स्पेस सूट पहना हुआ था, और रिया उसे खतरा समझकर उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वो उसी के क्रू मेंबर में से एक होता है, जिसका नाम ब्रियो था। अब ब्रियो उस मिशन का इंचार्ज प्लस कैप्टन था। वो रिया को उसका नाम लेकर उसे रोकने की कोशिश करता है, और तब जाकर रिया को अपना नाम याद आता है, और वो उसको बताता है कि उसी ने तो उसको SOS मैसेज भेजा था, ये कहते हुए कि क्लार्क को कुछ हो गया है और वो पागल सी हो गई है। ब्रियो पूछता है कि क्या ये सब क्लार्क ने किया है, लेकिन रिया को तो कुछ भी याद नहीं था। यहाँ तक कि उसे ब्रियो के बारे में भी थोड़ा बहुत ही याद था। खैर अब वो ब्रियो को केविन की बॉडी के पास लेकर जाती है, जहाँ जाकर वो चौंक जाता है, और ब्रियो को समझ में नहीं आता कि आखिर ये किया तो किया किसने। और तो और अब क्लार्क भी वहाँ से गायब थी, और एक शब्द ब्रियो का क्लार्क के ऊपर भी ज्यादा है, क्योंकि आखिरी बार रिया ने उसी की वजह से उसको SOS भेजा था। इसका मतलब हो सकता है कि क्लार्क ने ही सारे क्रू मेंबर्स को खत्म किया होगा। अब ब्रियो को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और वो रिया से कुछ बात याद करने के लिए कहता है, लेकिन रिया को भी कुछ याद नहीं था। वो उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है, और वो कुछ लेने के लिए चला जाता है। जिसके बाद में वो एक मेडबॉट लेकर आता है, ताकि वो रिया को पैचअप कर सके। मेडबॉट बेसिकली एक रोबोट, एक मेडिकल डिवाइस होता है, जिसे फर्स्ट एड की तरह इस्तेमाल किया जाता। और अब वो रिया को लिटा देता है और उसे पैचअप करने लगता है। अब यहाँ पर वो रिया को सारी बातें बताता है। वो बोलता है कि ये लोग एक मिशन पर थे, जहाँ पर उनको एक हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढना था, जहाँ पर इंसानी आबादी आराम से रह सके। और इससे पहले उनके 6 मिशन ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, और ये उनका 7वां मिशन है, जो कि उनकी आखिरी उम्मीद है। और इस मिशन का नाम है वेसल F। और
और यहाँ पर अब वो इस प्लेनेट के बारे में बताता है जो कि था KOI 442। और वो लोग ऐसा प्लेनेट इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि धरती अब ओवर पॉपुलेट हो चुकी है, साथ ही साथ वहाँ के रिसोर्सेज भी कम होने के कारण धरती पर जीवन काफी कठिन हो चुका है। खैर अब अपना फुल बॉडी चेकअप करवा कर रिया ब्रियोन से पूछती है कि वो कौन है और उसे और जानना है उसके बारे में, लेकिन ब्रियोन को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसे खुद से सब कुछ याद आएगा और वो धीरे धीरे उसको सब कुछ बताने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर रिया आराम कर रही थी, लेकिन तभी उसे दरवाजे के पास एक डरावनी फिगर दिखाई देती है जो कि एक अनडेड ह्यूमन की तरह दिख रही थी, लेकिन वो अचानक से गायब भी हो जाती है, मतलब कि वो हेलुसिनेट कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रिया बाकी खत्म हुए मेंबर्स की लाशों को बाहर कर रही है। खैर अब इसी बीच वो क्लार्क के बारे में बात करने लगते हैं कि शायद क्लार्क उस प्लेनेट पर ही कहीं पर होगी, लेकिन जब उसका ऑक्सीजन खत्म होगा वो अपने आप ही वापस आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि कुछ दिनों में उन लोगों का भी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। खैर इसी बीच रिया एक क्रू मेंबर को ध्यान से नोटिस करती है और उसे फिर से वही अनडेड ह्यूमन फिगर के विजन्स आने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसके क्रू मेंबर की ही झलक थी। खैर अब इसके बाद में वो स्पेस स्टेशन में जाती है जहाँ पर उसको एक कैंची मिलती है और कैंची देखकर उसे दोबारा से कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसके अंदर कोई कैंची की मदद से क्रू मेंबर्स को खत्म कर रहा था। और ये सब सोचकर वो परेशान हो रही थी, लेकिन तभी उस प्लेनेट पर तूफान आने लगता है। खैर रिया ब्रियोन को बताती है कि उसे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। खैर उनकी बातों के बीच ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा था, इसका मतलब कि स्पेस स्टेशन में कहीं पर डैमेज हुआ है, जिस वजह से ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी। वो दोनों उस डैमेज को ढूंढने लगते हैं, लेकिन रिया को वो मिल जाता है और वो उसको फिक्स भी कर देती है। लेकिन इसी बीच उसे दोबारा विजन्स आते हैं, जिसके बाद ब्रियोन रिया को बताता है कि उन्होंने करीबन 30% ऑक्सीजन खो दी है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। ये ऑक्सीजन कम से कम 10 घंटे चल जाती। और अब यहाँ पर जो चीजें रिया को याद आई थी उसमें से हमको पता चलता है कि क्लार्क किसी चीज के संपर्क में आई थी, या फिर ये कहो कि इन्फेक्ट हो गई थी और इसी वजह से वो पागल सी हो गई। अब यहाँ ब्रियोन कहने लगता है कि वो अपने मिशन को जारी रखेंगे और यहाँ से फिर चले जाएंगे, लेकिन रिया इस पर एग्री नहीं करती क्योंकि क्लार्क अभी भी जिंदा हो सकती थी और वो उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। लेकिन ब्रियोन कहता है कि उन्हें ये करना पड़ेगा, लेकिन रिया जिद पर अड़ जाती है। तभी शॉकिंगली ब्रियोन उस पर चिल्लाकर कहता है कि वो उसकी बात माने और यहाँ पर रिया को उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है क्योंकि वो वहाँ का कैप्टन था। इसके बाद ब्रियोन उसको मेल पैचेस देता है ताकि उसकी हेल्थ ठीक रहे। खैर अब सीन चेंज होता है जहाँ पर रिया केविन की किताब पढ़ रही थी और यहाँ से हमको पता चलता है कि केविन और रिया के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड था, दोनों के बीच में रिश्ता था। इसके बाद रिया को एक विजन आता है जिसके अंदर रिया अपने आप को दूसरे ही प्लेनेट पर पाती है जहाँ पर उसके कपड़े पूरी तरह से चेंज हो रखे थे और उसे वहाँ पर एक ड्रोन कैमरा भी दिखता है कि तभी उसे केविन मिला जो कि कहने लगा कि ये हर्ट करता है। और इसी बीच रिया को वहाँ पर एक गड्ढा दिखता है जिसके अंदर कुछ एनर्जी थी और तभी रिया का सपना टूट जाता है। रिया को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तब वो उसी ड्रोन को देखती है, जिसके बाद वो उस ड्रोन को मेयरबॉट से कनेक्ट करके उसके अंदर की फुटेजेस को चेक करती है और तब जाकर उसे मिलता है उसका क्रू जो कि उस प्लेनेट के ऊपर रिसोर्सेस को ढूंढ रहा था और उन्हें यहाँ पर भेजा था ब्रियोन ने। ब्रियोन ने एक जगह पर पिन पॉइंट किया था जहाँ पर एक होल जैसा था इसी प्लेनेट के ऊपर और वो लोग उस होल तक पहुँचते हैं जो कि बहुत बड़ा मैकेनिकल होल था, यानी कि वहाँ पर एक काफी मैकेनिकल टाइप का लिक्विड जैसा कुछ था, मतलब कि उसे वहाँ पर किसी ने तो बनाया ही था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये प्लेनेट पूरी मशीनरी टाइप की थी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये ऑर्गेनिक थी, यानी कि जिंदा थी। अब डेविस उस होल के अंदर झांकने लगता है और तभी उस होल से एक खतरनाक एनर्जी निकलती है जिस वजह से डेविस का सर फट जाता है और ये सब बहुत ही खौफनाक था। ये सब देखकर वो लोग पैनिक करने लगते हैं और जब रिया ये सब देख रही थी तभी वहाँ पर ब्रियोन आता है। रिया समझ चुकी थी कि ब्रियोन को सब कुछ पता था, लेकिन उसने रिया से सारी बातें छुपाई और वो उसने इसलिए किया ताकि वो अपने मिशन के ऊपर फोकस करे, ना कि इन चीजों पर। और ब्रियोन के लिए ये मिशन ही सब कुछ था, यानी कि उनको सख्त इंस्ट्रक्शंस थे कि यहाँ पर किसी के साथ कुछ भी हो जाए लेकिन उनको अपना मिशन पूरा करना है। खैर अब रिया ब्रियोन को कन्फ्रंट करती है और वो उससे झूठ बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन रिया अब उस पर जोर डालती है और तब जाकर वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसको सब कुछ पता था इस बारे में, लेकिन उसने उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो चाहता था कि ये लोग मिशन के ऊपर फोकस करें। और यहाँ पर जो ब्रियोन ने रिया को पैचेस दिए थे वो रिया की असल में पास्ट मेमोरीज को ट्रिगर नहीं होने दे रहे थे, यानी कि ब्रियोन इन चीजों को रोक रहा था। और सबसे बड़ी बात कि ब्रियोन नहीं चाहता था कि रिया को कुछ भी याद आए, और ऐसा इसलिए था ताकि ये लोग अपना काम करें और वहां से निकल जाएं। अब रिया को लग रहा था कि उसने सारे लोगों को खत्म किया है, लेकिन उसे ये श्योर नहीं था क्योंकि उसकी मेमोरीज धीरे धीरे आ रही थी। तो वो ये चाहती थी कि उसे अपने क्रू के बारे में सब कुछ पता चले और उसके बाद ही वो यहाँ से जाएंगे। साथ ही साथ क्लार्क भी अभी जिंदा थी क्योंकि उसकी बॉडी उन्हें कभी नहीं मिली, लेकिन ब्रियोन को कहता है कि वो उनके मिशन पर ध्यान देंगे, उसके सिवा कुछ नहीं। अब रिया यहाँ पर पूरी तरह से मजबूर थी और उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, यानी कि ब्रियोन की बात मानने के अलावा।
अब ब्रियो रिया को उसकी रूम में छोड़ने जाता है, जहाँ पर वो उसको फिर से पैच लगा देता है और फिर ब्रियो वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद रिया वो कुछ होने लगता है और वो अपना पैच निकाल देती है और तभी उसे उसके पास्ट के विजन्स आते हैं, जिसके अंदर वो आदि को कैंची से स्टैब कर रही थी। आदि को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बेकाबू हो चुका है, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह, और ये जरूर उसी होल से निकलने वाली उस एनर्जी की वजह से हुआ होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ से कोई ऐसी चीज निकली होगी जिसके चलते ऐसा हुआ था। बेसिकली किसी चीज ने इन सभी को इन्फेक्ट करना चालू कर दिया था। अब अपने आप को बचाने के लिए रिया उसे स्टैब करके खत्म कर देती है और यहाँ हमको समझ आता है कि सिर्फ क्लार्क ही नहीं बल्कि और भी लोग इन्फेक्ट हुए थे। खैर इस विजन के बाद रिया सब कुछ समझ जाती है और वो ब्रियो को सब कुछ बताने के लिए जाती है, लेकिन उससे ब्रियो की जगह क्लार्क मिलती है जिसने की स्पेस सूट पहना हुआ था। यानी कि इस प्लेनेट के ऊपर हम ये समझ पाते हैं कि यहाँ कुछ ही देर के लिए इंसान सांस ले सकता है, उसके बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जैसे कि रिया के साथ में हुआ था। और इस प्लेनेट पर जाने के लिए इनको स्पेस सूट की आवश्यकता थी ताकि ये ऑक्सीजन वहाँ पर लेकर जा सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि क्लार्क अभी भी इन्फेक्टेड थी और इसलिए रिया किसी तरह वहां से चुपचाप चली जाती है और तभी आगे जाकर उसे और हमको एक बहुत ही शॉकिंग चीज दिखाई जाती है कि वहां पर ब्रियो की लाश पड़ी हुई थी। और अब ये देखकर रिया बिल्कुल डर जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अगर ब्रियो की लाश यहाँ पर पड़ी हुई है तो आखिर उसके साथ अब तक कौन था। खैर अब क्लार्क रिया के पीछे पड़ जाती है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन रिया किसी तरह उससे बचते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन क्लार्क उसको पकड़ लेती है और तब रिया क्लार्क के स्पेस सूट में पानी भरने लगती है, इससे कि क्लार्क को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और वो ऑन द स्पॉट वहीं पर खत्म हो जाती है। अब इसके बाद मेडबॉट के जरिए रिया उसे चेक करने लगती है, लेकिन उसको पता चलता है कि क्लार्क के शरीर में कोई भी इन्फेक्शन नहीं पाया गया है, मतलब कि उसका दिमाग बिल्कुल सही था। लेकिन फिर भी क्लार्क ने उसके ऊपर हमला क्यों किया, ये बात रिया सोच रही होती है। फिर इसके बाद रिया क्लार्क के शरीर को उस प्लेनेट पर ही छोड़ देती है और स्पेस स्टेशन आकर उसे ऑपरेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्पेस स्टेशन ऑपरेट नहीं होता। अब यहाँ रिया की हालत खराब होती जा रही थी। वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को सही करने के लिए अपने गले पर 2 पैचेस को एक साथ लगा देती है। वो रिलैक्स होने की कोशिश करती है, लेकिन वो हार जाती है। तब वो ब्रियो की बॉडी को टेस्ट करने के बारे में सोचती है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी, कब हुई थी। वो मेडबॉट के जरिए उसे स्कैन करने लगती है, जिससे उसको पता चलता है कि उसकी मौत किसी जोरदार वार की वजह से हुई थी और वो 2 दिन पहले यानी कि 51 घंटे पहले ही खत्म हो चुका था। तो यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात उसके लिए यही थी कि अगर वो 51 घंटे पहले खत्म हो चुका है तो जब से उसकी आंख खुली है तो उसके साथ वो ब्रियो जो उसको दिख रहा था वो कौन था। खैर अब रिया के सामने बहुत सारे सवाल थे और हमारे सामने भी, लेकिन इसी बीच रिया को कुछ आवाज आती है। शिप पर कोई हलचल डिटेक्ट हो रही थी, कोई आफ्टर लाइफ डिटेक्ट हो रही थी। रिया फ्लेम थ्रोअर लेकर जाती है और वहाँ पर उसको मिलता है ब्रियो, और वो भी एकदम सही हालत में। रिया को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अभी अभी ब्रियो की लाश को स्कैन करके आई है और वो ऑलरेडी खत्म हो चुका था। अब तभी ब्रियो उसको शॉकिंग बात बताता है कि वो उसी का एक हिस्सा है। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो अब जाकर हमको पता चलता है कि ये ब्रियो नहीं है बल्कि एक एलियन पैरासाइट है, एक आउटर स्पेस लाइफ फॉर्म है जो कि इसी प्लेनेट के ऊपर से है, जिसको इन लोगों ने हंसी मजाक में ऐश का नाम दिया था। यानी कि उन्होंने इस प्लेनेट को ऐश का नाम ऐसे ही मस्ती में दे दिया। ऑफिशियल नेम जो कि अर्थ ऑफिशियल्स ने दिया था वो तो KOI 442 था। अब यहाँ पर वो रिया की सर के घाव के अंदर अपनी उंगली डाल देता है और यहाँ से सीन सीधा फ्लैशबैक में जाता है। यहाँ पर ये लोग अपने ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन से निकलकर KOI 442 प्लेनेट पर लैंड करते हैं, जहाँ पर डेविड उस एनर्जी फोर्स से मारा जाता है जो कि असल में एक स्टोन था। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो उस होल के अंदर काफी सारी मशीनरी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि प्लेनेट ने सेल्फ डिफेंस में आकर स्टोन को ही एज अ मिसाइल बनाकर उनके ऊपर भेज दिया था और इसी की वजह से डेविड उस एनर्जी फोर्स से मारा गया। उसकी फोर्स ऐसे लेवल जैसे मीटराइट होता है ना, बिल्कुल उस तरह से थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये सभी लोग नॉर्मल रहते हैं, काम रहते हैं, कंपोज्ड रहते हैं, क्योंकि इनको अपना मिशन पूरा करना था। यहाँ पर डेविड के साथ जो कुछ भी हुआ काफी दर्दनाक था। खैर अब इन लोगों को इस प्लेनेट के ऊपर से एक बहुत ही मेटालिक टाइप बेस्ड पैरासाइट भी मिला था जो कि इस मशीनरी से ही जुड़ा हुआ था, जिसे वो अपने स्पेस स्टेशन के अंदर लेकर गए। खैर इनका मिशन साफ साफ था कि उन्हें जिंदगी को ढूंढना था इस प्लेनेट के ऊपर और वो उस पैरासाइट के जरिए पता लगाने वाले थे कि यहाँ पर क्या सच में जीवन संभव है या फिर नहीं। अब रिया उस मेटलिक बेस्ड पैरासाइट या फिर गो में से एक सैंपल लेती है और उसको एक कांच की डिब्बी में रख देती है और वो पैरासाइट असल में एक लिविंग पैरासाइट था जो कि खुद को असल में सेलुलर लेवल पर ट्रांसफॉर्म भी कर सकता था और वो किसी भी इंसान के साथ जुड़ सकता था। अब इसी बीच आदि वहाँ पर रिया से बात करने आता है, लेकिन आदि देखता है कि वो पैरासाइट कांच की डिब्बी तोड़कर बाहर आ रहा था। वो रिया को चौकन्ना करता है, लेकिन इतने में वो पैरासाइट बाहर आकर आदि के अंदर घुस जाता है और इसी वजह से आदि उसके बस में हो गया था। और जैसा कि
कि मैंने आपको बताया कि जो पैरासाइट है वो खुद को सेलुलर लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो यहाँ पर वो इंसान के साथ जुड़ गया था। वो उनके ब्रेन पर आक्रमण करता था, यानी कि उनको कंट्रोल कर लिया करता, और वो रिया के ऊपर हमला करने लगता है। और रिया जैसे तैसे करके उससे बच रही थी, लेकिन तभी वो रिया के ऊपर भारी पड़ने लगता है। अब तभी केविन बीच में आकर रिया को बचाने लगता है और वो आदि से लड़ने लगता है। आदि को फाइनली स्टैप कर देता है, जिसके बाद में वो पैरासाइट निकल कर सीधा केविन के अंदर ही घुस गया था, जिससे कि केविन भी अब पदस्थ होने लग गया था, या फिर ये कहें कि उस पैरासाइट के कंट्रोल में आ गया था। और इससे ये बात साफ हो जाती है कि इस प्लेनेट के ऊपर ये मेटल एक बेस्ड गो है या फिर पैरासाइट है, जो कि दिखने में मेटल जैसा है, यानी कि उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज मेटेलिक वाली भी है, मशीनरी वाली भी है, और इसी के साथ साथ वो खुद को किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर भी कनेक्ट कर सकता था। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पैरासाइट है और ये जो प्लेनेट है, इनके पास में एक तरह का हाइव माइंड भी है, यानी कि यहाँ पर ये पैरासाइट जो कुछ भी कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन पूरे प्लेनेट ऐश को भी भेजी जा रही थी। एनीवेज, अब ये पैरासाइट जो होता है वो केविन के अंदर एंटर करने के बाद में उसको इन्फ्लुएंस कर लेता है, और उसी के इन्फ्लुएंस में आकर वो रिया के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इसी बीच क्लार्क उसको बचाने आती है और वो क्लार्क को ही पीटने लगता है। लेकिन तभी ब्रियो वहां पर आ जाता है और रिया ब्रियो को क्लार्क की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन ब्रियो भागने लगता है, जिसके बाद में केविन उसके पीछे पड़ गया था और वो उसको एक स्टिक की मदद से मार डालता है। और यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ब्रियो की मौत कैसे हुई थी, यानी कि रिया की आंख खुलने से पहले ही ये सारा कांड हो चुका था। अब तभी रिया क्लार्क को स्पेस स्टेशन के बाहर भेज देती है ताकि वो दूसरे स्पेसशिप के पास पहुंच सके। तो इससे हमको ये बात भी समझ में आती है कि क्लार्क आखिर बाहर कैसे गई थी, उसको रिया ने ही बाहर भेज दिया था। लेकिन इसी बीच केविन वहां पर आ जाता है और केविन रिया को नॉर्मल आवाज में बुलाता है और रिया उसके पास जाती है, जहाँ पर केविन उसे किस करने लगता है। लेकिन असल में ये तो उस पैरासाइट की चाल थी, वो रिया के ऊपर अचानक से हमला करने लगता है। लेकिन रिया अब उसको स्टैप करके खत्म कर देती है, उसे अपने ही प्यार को खत्म करना पड़ा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये पैरासाइट खुद को जिंदा करने के लिए अपने आसपास के किसी भी लिविंग होस्ट के अंदर चला जाता है, तो तभी वो रिया के घाव के जरिए उसके शरीर के अंदर चला गया था और वो उसके दिमाग के पास में खुद को अटैच कर लेता है। लेकिन वो रिया के ऊपर हावी नहीं होता, वो पैरासाइट उससे अंदर ही अंदर बात करने लगता है और वो बताता है कि उन लोगों ने रिया को चुना है, और वो उससे ये भी कहने लगता है कि तुम्हारी स्पीशीज यानी कि इंसानों ने तुम्हारा सेल्फ डिस्ट्रक्शन किया है और अब वो दूसरे प्लेनेट पर भी यही करने आए हैं, लेकिन वो लोग उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे और वो उनको रोकेंगे। तो यहाँ पर हाइव माइंड वाला कॉन्सेप्ट था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रिया की मेमोरी लॉस हुई थी वो इसी पैरासाइट की वजह से हुई थी, और जो वो पैरासाइट उसको दिखा रहा था वो सब रिया देख रही थी। यानी कि इतनी देर से जो रिया उसको दिख रहा था, उसकी आंख खुलने के बाद में वो असल में उसका खुद का ही बनाया हुआ इल्यूजन था। यानी कि ये सब वो पैरासाइट उसको दिखा रहा था ताकि वो उसको गुमराह कर सके। और मुझे ऐसा लगता है कि क्लार्क यहाँ पर कभी इन्फेक्टेड थी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात की मुझे ऐसा लगता है कि क्लार्क जब स्पेस स्टेशन पर वापस आई थी तो वो रिया को बचाने के लिए आई थी, लेकिन रिया अभी भी यहाँ पर पैरासाइट के कंट्रोल में थी, जिसके चलते क्लार्क उस पर नहीं बल्कि रिया उसके ऊपर हमला कर रही थी, और रिया के अंदर के पैरासाइट ने उसको बचाने के लिए ही क्लार्क को खत्म करवा दिया। यानी कि मूवी की शुरुआत में जब रिया की आंख खुली थी तो उससे पहले ही उसके सारे के सारे क्रू मेंबर्स खत्म हो चुके थे और खाली क्लार्क बची हुई थी, जिसको उसने खुद ही वहां से भगा दिया था। लेकिन क्लार्क उसकी हेल्प करने वापस आई होगी या फिर शायद से उसकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली होगी, इसके चलते अब रिया के अंदर के पैरासाइट ने क्लार्क को ही खत्म करवा दिया। और देखो, यहाँ पर ही जो पैरासाइट है ना, उसने रिया को इसलिए चुन लिया था क्योंकि वो एक होस्ट चाहता था, इसके चलते वो यहाँ पर स्पेस स्टेशन के जरिए धरती पर वापस जाएंगे और उसके चलते ही वो पैरासाइट पूरी धरती को ही खत्म कर देगा ताकि ये लोग उनके प्लेनेट पर आकर उनके प्लेनेट को खत्म ना कर दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक मेटलिक गो या फिर एक मेटलिक पैरासाइट टाइप का है, तो इसके चलते वो स्पेस स्टेशन पर भी इजीली यहाँ पर कंट्रोल ले सकता था क्योंकि उस प्लेनेट के ऊपर होल के अंदर अपने मशीनरी को देखा था। और सबसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टार्टिंग से ही हमको बैकग्राउंड के अंदर काफी सारे वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे थे कि स्पेस स्टेशन के अंदर कोई आउटर स्पेस लाइफ फॉर्म मौजूद है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शायद से खुद रिया के अंदर का पैरासाइट होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ पर और भी कोई पैरासाइट मौजूद होगा। खैर, अभी सब पता लगाने के बाद में रिया मेडबॉट के जरिए उस पैरासाइट को अपने सर में से निकलवा लेती है। खैर, अभी सब पता लगाने के बाद में रिया मेडबॉट के जरिए उस पैरासाइट को अपने दिमाग से सर्जरी करवा कर बाहर निकलवा लेती है। और यहाँ पर काफी दिक्कत भी उसको आ रही थी क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, वो बहुत ही वियर बच्चों की भाषा में थी, वो भी जापानीज के अंदर। एनीवेज, पैरासाइट को अपने अंदर से निकालने के बाद उसकी सारी मेमोरीज लौट आई थी, लेकिन तभी ये पैरासाइट खुद को जिंदा करने के लिए ब्रियो की बॉडी के अंदर चला जाता है, जो कि ब्रियो को इन्फ्लुएंस करके उसे एक पैरासाइटिक मॉन्स्टर में बदल देता है। और उसके बाद में ये जो पैरासाइट मॉन्स्टर होता है वो रिया के ऊपर हमला कर लेता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये खुद को सेलुलर लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर सकता था और ये उसकी शक्ति का एक नमूना था।
अब रिया उससे लड़ती है, लेकिन वो पैरासाइट काफी खतरनाक था और तो और उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। तब रिया आखिर में फ्लेम थ्रोअर की मदद से उस पैरासाइट को जला देती है, यानी कि फायर से इनको दिक्कत थी, जिससे कि वो पैरासाइट वहीं पर खत्म हो जाता है या फिर शायद से कुछ वक्त के लिए शांत हो जाता है। जिसके बाद में रिया स्पेसशिप को ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन पर ले जाने लगती है ताकि वो अपने प्लेनेट अर्थ पर दोबारा जा सके। और जाते टाइम रिया को अपने क्रू मेंबर्स की बहुत याद आती है। अब इसके बाद में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है कि वो पैरासाइट पूरे ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन के अंदर फैल चुका था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दिमाग भी है, हाइव माइंड भी है, साथ ही साथ मेटल वाला सिस्टम भी। तो इसने पूरे के पूरे ही स्पेस स्टेशन को टेंटिकल्स वाले उसने बदल दिया था। और हो सकता है कि शायद से कोई ना कोई टुकड़ा वहां पर बच गया होगा, या फिर शायद एक पैरासाइट का छोटा सा हिस्सा रिया के साथ चला गया होगा। तो दोस्तों, ये थी ऐश मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गई होगी। तो देखो, जब शुरुआत में रिया की आंख खुली थी तो उससे पहले उसके सारे के सारे क्रू मेंबर्स यानी कि खाली क्लार्क को छोड़कर खत्म हो चुके थे, और जो ब्रियोस को बार बार दिखाई दे रहा था वो इसलिए दिख रहा था क्योंकि वो उस पैरासाइट का क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन था। और आपने नोटिस करा होगा कि जो पैरासाइट था वो ब्रियो के फॉर्म में आकर बार बार उसको उकसा रहा था कि उन्हें खाली यहाँ से बाहर जाना है। तो ये जो पैरासाइट है वो खाली खुद को धरती के ऊपर लाना चाहता था ताकि वो धरती पर आए हुए सारे इंसानों को खत्म कर दे। और ऐसा इसलिए था, वो खुद को बचाना चाहते थे, अदरवाइज इंसान उनके प्लेनेट पर आकर उनके रिसोर्सेज को और उनको ही खत्म कर सकते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 7वां मिशन काइंड ऑफ फेल ही हो चुका था। और फेल भी क्या कहेंगे, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर था कि वहां से एक पैरासाइट लाइफ फॉर्म यहाँ पर आ गई है और वो धरती के ऊपर सबको खत्म करने वाली है। बात करें इस पैरासाइट के बारे में तो वो खुद को साइज में छोटा या फिर बड़ा भी कर सकते हैं। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि इन पैरासाइट्स ने आखिरकार सब पर हमला क्यों किया। तो जैसे ये पैरासाइट इंसानों के अंदर आया होगा, उसने सब कुछ देख लिया होगा कि आखिर ये इंसान करना क्या चाहते हैं। वो लोग उनको खत्म करना चाहते थे, इसके चलते सेल्फ डिफेंस में आकर इन पैरासाइट ने इंसानों को ही खत्म करने का फैसला कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐश फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। सारी की सारी थ्योरीज और सारे की सारी जितनी भी चीजें हैं मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं, बता दी हैं। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी दे दूंगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।